डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अर्शी। आज हम बुद्धि के सिद्धांत यानी जो बुद्धि है उसके ऊपर अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। उनमें से हम बहुबुद्धि सिद्धांत को आज समझने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आपने कभी गौर किया है या कभी ध्यान दिया है कि लता मंगेशकर इतने सुर के साथ इस तरह से गाना गाती है? क्या हम में से सभी उस तरह से लयबद्ध को पकड़ पाते हैं या सुर को पकड़ पाते हैं? ज़रूरी नहीं है सभी, हो सकता है कुछ हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से गाने के सुर को पकड़ सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपने देखा है तेंदुलकर को क्रिकेट के मैदान में खेलते हुए। तेंदुलकर जब उसके सामने बॉल आ रही होती है तो वो अपने बॉडी के पोस्चर को, अपने शरीर को इस तरह से सेट करता है कि बहुत आसानी से चौके या छक्के लगाए जा सकते थे। बिल्कुल, और आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो ऐसा काम कर सकते हैं, बट सब में ये बुद्धि नहीं पाई जा रही। इसी तरह से आपने देखा है कि कवि बहुत आसानी से बहुत सारी शब्दावली का उपयोग करके शब्दों को के क्रमों के बीच संबंध बनाने की क्षमता रखता है, मगर हम सभी में ये सारे गुण नहीं पाए जाते। हो सकता है पाए भी जा रहे हों, मगर सभी में इस तरह की बुद्धि नहीं पाई जा रही। क्यों नहीं पाई जा रही? इसी के ऊपर गार्डनर ने अपना बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया है। गार्डनर ने इस सिद्धांत का विकास किया और गार्डनर ने स्पष्ट किया, जिस तरह से आपने पढ़ा है कि बुद्धि के सिद्धांत अलग अलग दिए गए हैं। कुछ ने कारक यानी फैक्टर्स के रूप में सिद्धांत दिए हैं। जैसे स्पीयरमैन ने कहा कि द्विकारकीय बुद्धि होती है, यानी बुद्धि के सिर्फ दो कारक हैं, एक सामान्य यानी जी यानी जनरल फैक्टर, दूसरा विशिष्ट यानी एस यानी स्पेशल फैक्टर। मगर यहाँ गार्डनर इस बात को मना कर रहा है कि बुद्धि फैक्टर्स एक कारकीय नहीं है, बुद्धि का स्वरूप कारकीय नहीं है, जबकि बुद्धि बहुकारकीय हो सकती है। गार्डनर ने अपने न्यूरो मनोविज्ञान तथा मनोविधि विधियों के आधार पर कई शोध किए यानी रिसर्च किए हैं। उसके बाद उसने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। गार्डनर ने ऐसे रोगियों के ऊपर रिसर्च किया जिनका ब्रेन डैमेज हो चुका था। इसका मतलब ब्रेन डैमेज हुआ है यानी बुद्धि प्रभावित हुई है, परंतु गार्डनर ने यह भी बताया कि जिस पार्ट का जो ब्रेन का पार्ट डैमेज हुआ है उस प्रकार की बुद्धि प्रभावित हुई है, दूसरी प्रकार की बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इतना ही नहीं, इस सिद्धांत के प्रतिपादन में उन्होंने ऐसे लोगों की रिपोर्ट का भी अध्ययन किया यानी जिनमें पंडित्व संलक्षण पाए जाते हैं, यानी सेवेंट सिंड्रोम। क्या है ये सेवेंट सिंड्रोम? सेवेंट सिंड्रोम का मीनिंग है ऐसे लक्षणों के लिए कहा जा रहा है जिसमें किसी भी पर्सन में मेंटल रिटार्डेशन के गुण पाए जा रहे हैं, परंतु साथ में कुछ असाधारण क्षमताएं भी उपस्थित हो रही हैं। और गार्डनर ने इसी तरह के रिसर्च के बाद अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। गार्डनर ने अपने सिद्धांत में जी कारक को बिल्कुल अस्वीकृत कर दिया और बुद्धि के 7 तरह के स्वतंत्र एवं समान रूप को प्रस्तुत किया है। बाद में इन 7 में समय के अनुसार और आगे के रिसर्च के अनुसार गार्डनर ने और भी कुछ बुद्धि को यहाँ इसमें ऐड किया है, वो हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे गार्डनर किस तरह से अपनी बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहा है। पहली चीज, गार्डनर के अनुसार बुद्धि को स्पष्ट रूप से निश्चित प्रक्रमों या संक्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित किया जाना चाहिए। मतलब गार्डनर कह रहा है कि बुद्धि सिंपल नहीं है, बुद्धि को प्रोसेस के रूप में हम परिभाषित करेंगे। और कैसे करेंगे? जो किसी भी व्यक्ति में प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर,
किसी भी क्रिएटिविटी डेवलप करना या सांस्कृतिक मूल्य युक्त विभिन्न क्षेत्रों में नए ज्ञान की खोज के अनुसार होता है, उस अनुसार या उसके रूप में गार्डनर बुद्धि को परिभाषित करने की बात करता है। प्रत्येक बुद्धि के प्रकार में विलक्षण जैविक संभाव, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, स्पष्ट विकास की क्रिया और अंतिम निष्पादन अवस्थाएं होती हैं, और प्रत्येक प्रकार की बुद्धि को परिपक्व सामाजिक भूमिका के लिए तैयार करना है तो शिक्षा की लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि बुद्धि बायोलॉजिकल फैक्टर्स के कंट्रोल में है, मगर हम उसे ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से और अच्छा डेवलप कर सकते हैं। और सब में एक ही प्रकार की बुद्धि नहीं है, सब में अलग अलग प्रकार का इंटेलिजेंस विशिष्ट रूप में, अलग अलग रूप में उपस्थित होता है। डन नाउ, विशेष रूप से कुछ व्यक्तियों में खास तरह की क्षमता असाधारण मात्रा में होती है, जो इस सिद्धांत की कसौटी के अनुसार एक अलग बुद्धि श्रेणी की योग्यता रखती है। जैसे हम लता मंगेशकर की बात कर रहे हैं। लता मंगेशकर में सुर को पकड़ने की असाधारण क्षमता है। ज़रूरी नहीं है ये क्षमता मुझ में भी हो। जैसे मैं जब छोटी थी हमेशा सोचती थी, लता मंगेशकर के गाने बहुत शौक से सुनती थी और ये सोचती थी कि ये कितने अच्छे से सुर को पकड़ रही है। तो ये जो मेरा उस समय, बचपन के समय जो मेरी क्वेरी थी, ये सही थी, क्योंकि मुझ में वो गुण नहीं था कि मैं सुर को बहुत तरीके से पकड़ सकूं, मगर लता मंगेशकर में था। ऐसे ही आप सब जो हैं, आप में अलग अलग बुद्धि का एक विशिष्ट प्रक्रम हो सकता है। कोई बुद्धि आपकी ज़्यादा शार्प हो सकती है, कुछ बुद्धि आपकी कम भी हो सकती है, और इन बुद्धि को हम ट्रेनिंग के माध्यम से या फिर किसी भी प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। नाउ, गार्डनर ने शुरू में 7 तरह की बुद्धि का वर्णन किया। जब उसने रोगियों पर, जो मैंने आपको बताया था कि ब्रेन डैमेज वाले रोगियों पर उसने अपना रिसर्च किया था, तब उसने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। परंतु बाद में 1998-2000 में उसने अलग अलग प्रकार की बुद्धियों को और जोड़ दिया है। आइए अब हम एक के बाद एक बुद्धियों का वर्णन करने जा रहे हैं। उससे पहले हम देखते हैं गार्डनर ने जो अपना बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, इसके ऊपर काफ़ी स्केच हैं, इमेजेस हैं। ये हम इन इमेजेस को हम हमारे एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम पहला बुद्धि का प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, और वो है भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। कभी आपने गौर किया है कि अगर आप पत्रकार के पास कभी न्यूज़ देने जाते हैं, तो आपने जो न्यूज़ लिखी है उसको पत्रकार अपने अनुसार चेंज कर देता है, क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसे शब्द नहीं होते जो पत्रकार के पास हैं। क्यों? क्योंकि पत्रकार की बुद्धि पे ट्रेनिंग के माध्यम से वो बुद्धि ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी है। या फिर कवि बहुत आसान तरीके से शब्दावली को, जिसके पास शब्दों का भंडार है, उनके क्रमों के बीच के संबंध को पहचानने की क्षमता रखता है, और उस क्षमता के कारण वो शानदार तरीके से कविता लिखता है। या फिर कभी वकील से, कहा जाता है ना, वकील से बातों में नहीं जीता जा सकता। क्यों? क्योंकि वकील की भी भाषाई बुद्धि अधिक होती है, क्योंकि वकील के पास भी शब्द भंडार होता है और उन शब्दों का उपयोग करने की क्षमता उसमें ज़्यादा पाई जाती है। या उसके अलावा आपके खुद के लेक्चरर्स जब आप बात करते हैं उनसे या कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो बड़े तरीके से उन क्वेश्चन के आंसर को सीरीज वाइज क्रम में जमा के शब्दों को या वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। क्यों हुआ? क्योंकि उनमें ये भाषाई बुद्धि अधिक पाई जा रही है। डन? नाउ सेकंड पॉइंट, तार्किक गणितीय बुद्धि। इस बुद्धि में तर्क करने की क्षमता, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता, या फिर कुछ अंकों के पीछे छुपे हुए क्रम के संबंध को पहचानने की क्षमता पाई जाती है। आप लोग मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते ही हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वहाँ पे क्वेश्चन होता है कि
प्रस्तुत या दिए गए क्वेश्चन के क्रमों के अंकों के पीछे छुपे हुए क्रमों को पहचानिए। ये सब क्या है, क्या चेक किया जा रहा है वहाँ एग्ज़ाम में आपका? वहाँ आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को चेक किया जा रहा है। किन में सबसे ज़्यादा पाई जाएगी? दार्शनिकों में। क्यों? क्योंकि दार्शनिक फिलोसोफर्स हैं। फिलोसोफर्स यानी वो अपना वो सिद्धांत दे रहे हैं, अपनी कुछ बात कह रहे हैं, फिलॉसफी दे रहे हैं। दूसरा, वैज्ञानिकों में वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। किस आधार पर? कि जो भी इवेंट या जो भी घटना आपके सामने हो रही है उसके पीछे छुपे हुए क्रम को प्रस्तुत करते हैं, सामने लाते हैं। या फिर गणितज्ञ में। ओके, नेक्स्ट, स्थानिक बुद्धि या फिर स्पेटियल इंटेलिजेंस। इसे बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये बुद्धि आपके पेरेंट्स ने पूरी कोशिश करी होगी, चाहे जान के या अनजाने में, आपकी इस बुद्धि को डेवलप करने की। आप जब छोटे थे तो आपके पेरेंट्स ने आपको ब्लॉक अरेंजमेंट वाला गेम ला के दिया होगा, जिसमें छोटे छोटे से पीस होते हैं जिन्हें आप अरेंज करते थे बहुत शौक से बैठ के। या फिर आपको पिक्चर के पीस ला के दिए होंगे जिसमें छोटे छोटे पीस होंगे और आप उन्हें सेट करके एक बड़ी पिक्चर डेवलप कर रहे थे। किस बुद्धि के आधार पे कर रहे थे, या कौन सी बुद्धि इसमें आपकी इंक्रीज करवाई जा रही थी, डेवलप करवाई जा रही थी? स्थानिक बुद्धि। इसमें स्थानक चित्र को मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता या स्थानिक कल्पना शक्ति करने की क्षमता सम्मिलित है। जैसे उस समय जब आप छोटे थे तब आपने सिर्फ ब्लॉक्स के शेप्स को देखा और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये शेप ऐसा है, इसमें ये अरेंज हो सकता है। आपने पिक्चर्स देखी होंगी, पिक्चर्स के पीस, उनको अरेंज करके आपने पिक्चर डेवलप करी। ये किस आधार पर? आपने वो जो छोटे छोटे उसके शेप्स थे उन्हें जोड़ा था। किस आधार पर? आपकी स्थानिक बुद्धि के आधार पर। किस में स्पेशली पाई जा रही है ये? मूर्तिकार को आप सिंपल सा एक पत्थर दे दीजिए, उस पत्थर को तराश कर वो खूबसूरत मूर्ति में परिवर्तित कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें यह स्थानिक बुद्धि अवेलेबल है। इंजीनियर्स ब्रिज बना देते हैं, घर बना देते हैं, आर्किटेक्चर्स छोटी सी जगह पर बहुत अच्छे से अपना नक्शा डेवलप कर देते हैं वो। या फिर नेविगेटर या सर्वेक्षण अधिकारी, इनमें कौन सी बुद्धि पाई जा रही है? स्थानिक बुद्धि। इसके अतिरिक्त आप कभी गौर करिएगा कि जब आजकल इतनी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो गई हैं कि जब वीडियोस बनाए जाते हैं तो बड़े तरीक़े से वहाँ के एरिया को कवर करते हुए बनाए जाते हैं। कौन सी बुद्धि है? स्थानिक बुद्धि। डन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, संगीत की ये बुद्धि। मेरा मानना है कि शायद ये बुद्धि मुझ में कम है, ये इंटेलिजेंस मुझ में कम है, क्योंकि मैं इतने आसानी से सुर नहीं पकड़ पाती। और मैं बचपन से बहुत सोचती थी, लता के गानों को मैं बहुत शौक से सुनती थी और सोचती थी कि कितने तरीके से वो सुर पकड़कर कितने खूबसूरती से गाना गाती है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, विभिन्न ध्वनि स्वरों का निकलना, संगीतात्मक अभिव्यक्ति यानी संगीत के रूप में गाना के विभिन्न रूपों का अवबोध करना, लय, गति, आरोह, अवरोह व सौंदर्यात्मक ध्वनियों का बोध व उन्हें तैयार करना। ऐसी बुद्धि किसमें पाई जा रही है? संगीतकार में, संगीतज्ञ में, वायलिन बजाने वाले में, या वो जो आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें आप बजाते हैं उनमें ये बुद्धि ज़्यादा होती है। और इसी बुद्धि का उपयोग करके आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से बहुत शानदार सुर निकालते हैं। डन। ओके, नेक्स्ट, शारीरिक गतिक बुद्धि। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसे भी ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। अभिव्यक्ति के लिए अपने शरीर का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना, लक्ष्य केंद्रित उद्देश्यों के लिए शारीरिक अंगों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना। कौन कर रहा है? सचिन तेंदुलकर। उसका लक्ष्य है चौका या छक्का लगाना। अब आती हुई बॉल को देखकर वो अपने शरीर को इस
तरह से मूव करता है कि उसके बैट से बहुत आसानी से छक्का या चौका लग जाता है। डन। डांसर्स, प्रभुदेवा बहुत अच्छे से अपने शरीर के मूवमेंट को करके वो बेस्ट डांस करता है। उसके अलावा एथलीट, तैराक, और एक और है न्यूरोसर्जन। क्यों है न्यूरोसर्जन? क्योंकि न्यूरोसर्जन को अगर ये बुद्धि नहीं है तो न्यूरोसर्जन के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी, बट ये बुद्धि उसमें बहुत अधिक होती है, इसलिए वो न्यूरोसर्जन है। कैसे? नर्व्स, तंत्रिकाओं का ऑपरेशन कर रहा है। किसके माध्यम से? अपनी उंगलियों के माध्यम से, यानी उंगलियों का मूवमेंट करवा रहा है वो उस बुद्धि के माध्यम से। और ब्रेन की जो छोटी से छोटी बारीक से बारीक नर्व यानी तंत्रिकाएं होती हैं उनको ऑपरेट करता है, यानी उसमें ये बुद्धि पाई जाती है, ये इंटेलिजेंस है, इसलिए वो न्यूरोसर्जन कहला रहा है। डन। नाउ नेक्स्ट, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस। इसमें भावों व संवेगों को मॉनिटर करने की क्षमता, उनमें भेद करने की क्षमता तथा मानव व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता। अगर हम साइकोलॉजी की ज़बान में बोलें तो एक और चीज़ कह सकते हैं EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस। प्रत्येक बच्चे में नहीं होता, ये हर बालक में नहीं उपस्थित है। कुछ बालक इमोशनली बहुत इंटेलिजेंस होते हैं। आप गौर करिए, शिरोमणि को कभी भी उसे लगता है कि मैं नाराज़ हो रही हूँ, कुछ भी हो रही हूँ, तो झट से मेरे पास आता है, मैम क्या बात है, क्या नहीं है। यानी वो अपने ऐसा नहीं है कि मैडम नाराज़ हो गई तो परेशान होकर बैठ जाए, वो उसे मॉनिटर कर रहा है अपने संवेगों को बहुत अच्छे से। समझ रहे हैं ना? किन में मिल रही है ये? आत्मज्ञान से युक्त ज्ञानी में, योगी में, संत में। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके अतिरिक्त भी ये एग्जाम्पल हमारे ज़िंदगी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, पर्सनल अदर इंटेलिजेंस। दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणा, इच्छाओं व आवश्यकताओं को समझने की क्षमता, उनकी मनोदशाओं एवं चित्त प्रकृति मॉनिटर करके किसी नई परिस्थिति में व्यवहारगत करने की क्षमता। किसमें है? राजनेताओं में, विक्रय अधिकारियों में, चिकित्सक में। आप शॉप पे जाते हैं, आप कुछ भी लेने गए, टी शर्ट लेने गए या कुर्ता कुछ भी लेने गए हैं, उस कंडीशन में आप शॉपकीपर को बताते हैं कि मुझे इस तरह का चाहिए। वो फौरन आपके भावों को समझता है, आपकी आवश्यकता को समझता है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको किसी भी प्रकार की टी शर्ट्स या कुर्ते नज़र दिखाता है। ऐसे ही चिकित्सक क्यों आया डॉक्टर्स में? ये हमारे राउत भट्टा का RAPP हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर रुबीना हैं। सबसे ज़्यादा पेशेंट्स उनके पास ही होते हैं। हमारे यहाँ नंबर लगाए जाते हैं, नंबर लगने के बाद ही डॉक्टर से मिल सकते हैं। जब नंबर लगा तो उनके नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर सबका क्या मानना है, उनसे बात कर लेंगे हम, आधे ठीक हो जाएंगे बिना दवाओं के। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि डॉक्टर्स में भी इस तरह की बुद्धि पाई जाती है। डॉक्टर्स, जब आप अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम्स को उनके सामने बताते हैं तो आपकी मनोदशा को वो समझते हैं, और समझते हुए ही आपसे बात करते हैं, और आप रिलैक्स हो जाते हैं बिना मेडिसिन लिए। अभी आपने मेडिसिन नहीं ली, उससे पहले हम ठीक अपने आप को अच्छा फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे मनोदशाओं को मैनेज किया है। डन। नेक्स्ट, प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरल इंटेलिजेंस। व्यक्ति द्वारा प्रकृति के पैटर्न या सम्मिति को पहचानने की क्षमता। किसमें? किसान में। किसान मिट्टी देखकर आपको बता देगा कि ये किस फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी है। डन। बायोलॉजिकल साइंटिस्ट जो होते हैं उनमें, यानी जैव वैज्ञानिकों में। ओके, नेक्स्ट, अस्तित्ववादी बुद्धि, मानव संसार के छिपे रहस्यों को, जिंदगी, मौत तथा मानव की वास्तविकता जानने की क्षमता। इसको हम कहते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि।
इस तरह की बुद्धि में व्यक्ति अपनी जिंदगी में अर्थ, मीनिंग की सार्थकता को ढूंढता है। सचमुच में वह मानव अस्तित्व के अंतिम सत्य, जीवन, मृत्यु आदि से संबंधित तथ्यों को समझने की कोशिश करता है तथा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। और इस तरह की बुद्धि किन में पाई जा रही है? फिलोसोफर्स, फिलोसॉफिकल थिंकर्स जैसे प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, इनमें ये बुद्धि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर? आइए, हमने गार्डनर के बुद्धि के प्रकारों को पढ़ा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कुछ इसे 10 शो कर रहे हैं, कुछ 9 शो कर रहे हैं। आप 10 भी पढ़ सकते हैं, 9 भी पढ़ सकते हैं, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। डन? नाउ अब मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ। आप इन क्लिप्स को देखेंगे और देखने के बाद आप पहचानेंगे इसमें जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जा रही है। ओके, नाउ स्टार्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट। कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? नेक्स्ट क्लिप आप ध्यान से देखेंगे। एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, इस वीडियो को डेवलप करने के लिए किस प्रकार का इंटेलिजेंस यूज़ हुआ है, ये आपको बताना है। रेडी? ओके, स्टार्ट। अब आपने देखा कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो सभी फील्ड में अलग अलग तरह से यूज़ हो रहा है। आपने टेक्नोलॉजी में भी देखा, कविता में भी देखा, लता के गाने में भी देखा, सचिन तेंदुलकर के खेलने में भी देखा। अब गार्डनर अपना कुछ कंक्लूजन दे रहा है, बता रहा है कि ये इंटेलिजेंस किस तरह से इफेक्ट डाल रहा है, या कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे कंट्रोल कर रहे हैं, या किस तरह से मल्टीपल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। गार्डनर ने ये स्पष्ट किया है कि प्रत्येक सामान्य व्यक्ति में उपयुक्त 9 तरह की बुद्धि होती है, यानी 9 टाइप का इंटेलिजेंस होता है। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कुछ जगहों पे 10 टाइप्स लिखे हुए, कुछ जगहों पर, कुछ आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हो सकता है 9 टाइप भी है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गार्डनर ने कहा 9 टाइप का इंटेलिजेंस है, परंतु कुछ विशेष कारणों से, कौन से कारण हो सकते हैं ये? बायोलॉजिकल फैक्टर, दैट इज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी की वजह से, या फिर हेरिडिटी से हमें ये इंटेलिजेंस मिला है, अब इसे प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के माध्यम से किसी व्यक्ति में
कुछ बुद्धि ज़्यादा विकसित की जा सकती है, यानी किसी अलग टाइप विशेष प्रकार का इंटेलिजेंस ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। और ये सभी 9 तरह के इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्शन कर रहे हैं। फिर भी प्रत्येक बुद्धि एक अर्ध स्वायत्त तंत्र यानी सेमी ऑटोनॉमस सिस्टम के फॉर्म में कार्य कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट, एजुकेशन सिस्टम में हमने गार्डनर का इंटेलिजेंस यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्यों पढ़ी, क्या यूज़ है, क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, अब हम ये देख रहे हैं। पहला, पाठ्यक्रम करिकुलम में इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों के लिए पाठ्य सामग्री बनाने का प्रयास किया गया है जिनका अब तक पाठ्यक्रम में बहुत कम प्रतिनिधित्व था, यानी कि करिकुलम में ये चीज़ें नहीं थीं, मगर इस मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बाद ये सोचा गया कि नहीं, इन चीज़ों को भी या इन पॉइंट्स को भी ऐड किया जाना चाहिए, जैसे विचारशील लेखन, दृष्टिमय कला, स्वर्ण लिपि आदि की कलाओं को विकसित करने के लिए मॉड्यूल्स बनाए गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट, शिक्षण में यानी कि गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस टीचिंग में कहाँ यूज़ हो रहा है। इसके अंतर्गत टीचर्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है कि वह अपने कार्य योजनाओं को ऐसे बनाएं, यानी कि जब क्लास में वो पहुंच रहे हैं तो अपना योजना बना कर आते हैं, अपना प्रपोजल रेडी करके आते हैं, तो मतलब किस तरह से रेडी करेंगे जिसके द्वारा ज्ञान और कलाओं का प्रवेश हो सके, यानी नॉलेज स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, आर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा ऐड किया जाए उनमें, और वह पनप सकें जिन पर विभिन्न बिंदुओं द्वारा बल दिया जाता है। यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम लर्निंग टीचिंग प्रोसेस के अंदर क्या कह रहा है, किस तरह से समझा रहा है कि अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए, शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए, इस सिद्धांत के माध्यम से हम उन बिंदुओं पे गौर कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।